हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई वेलकम यू इन दिस सेशन। और आज का जो टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट को, और एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है पॉल्यूशन, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भूमि, जल तथा वायु अर्थात पर्यावरण की भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक हो, उसे प्रदूषण कहा जाता है। वे पदार्थ जिनसे प्रदूषण फैलते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। नोट: पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द पोल्यूशोनम से हुई है। तो पोल्यूशन शब्द की उत्पत्ति जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है पोल्यूशियोनम। प्रदूषकों के जो प्रकार हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं। तो उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, अवस्था के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, निस्तारण प्रकृति के आधार पर। तो चार प्रकार हैं ये जिनको हम देख सकते हैं। तो प्रदूषकों के जो प्रकार हैं ये उत्पत्ति स्रोत के आधार पर, अवस्था के आधार पर, स्वरूप के आधार पर और निस्तारण प्रकृति के आधार पर। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर अगर हम देखें तो उत्पत्ति या तो इनकी प्राकृतिक तौर पर हो सकती है या फिर मानव जनित तरीके से हो सकती है। अगर अवस्था के आधार पर देखें तो ठोस कणिकीय प्रदूषक शूट एंड फ्यूम, एरिसोल, पीएम, फ्लाई ऐश, एसपीएम। फिर उसके बाद इसमें दूसरा है तरल प्रदूषक अमोनिया, यूरिया, नाइट्रेट के आधार पर। और तीसरा है अवस्था के आधार पर गैसीय प्रदूषक NO2, CO, SO2, CFC, CO2। तो अवस्था के आधार पर ये ठोस हो सकता है, तरल हो सकता है और गैसीय हो सकता है। ठोस की बात करें तो शूट, फ्यूम्स, एरिसोल, पीएम, पर्टिकुलेट मैटर, फ्लाई ऐश और सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, ये ठोस कणिकीय प्रदूषक। फिर अगर लिक्विड की बात करें तो अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, नाइट्रेट हो सकता है। और गैसियस फॉर्म में देखा जाए तो नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। स्वरूप के आधार पर अगर हम प्रदूषकों की बात करें तो प्राथमिक प्रदूषक मतलब प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, जिसमें DDT आता है, प्लास्टिक आता है, CO2 आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड आता है और कार्बन मोनोऑक्साइड। स्वरूप के आधार पर जो दूसरा है ये है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। इसमें अमोनिया आएगा, ओजोन आएगा और पैन आएगा, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। निस्तारण प्रकृति के आधार पर अगर बात की जाए तो जैव निम्नीकरणीय घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज। और जैव अम्लीयकरण प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियो एक्टिव तत्व, सीसा, DDT जो है ये निस्तारण प्रकृति के तौर पर अगर देखा जाए तो दो है। जैव निम्नीकरण घरेलू कचरा, मलमूत्र, सीवेज आएगा इसमें। और जैव अनिम्नीकरणीय प्लास्टिक, भारी धातुएं, रेडियो एक्टिव तत्व, शीशा और DDT आते हैं इसमें। सामान्य तौर पर प्रकृति पर मानवीय प्रभाव को एंथ्रोपोजेनिक कहा जाता है। इसलिए मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण कहलाता है। मनुष्यों द्वारा उत्पन्न प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण एवं मानवीय क्रियाओं द्वारा पर्यावरण में डाले गए रासायनिक एवं जैविक कचरे को एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक कहते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक मुख्यतया मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता है या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा धीरे धीरे होता है। तो जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक मुख्यतः मानव जनित एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषक या प्रदूषण
के कारण पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। ये प्रदूषकों इन प्रदूषकों का या तो अपघटन नहीं होता या प्रकृति के अपघटकों के द्वारा धीरे धीरे होता है। इसलिए मानव जनित जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषकों को नियंत्रित करना बहुत कठिन हो जाता है। प्रदूषकों के प्रदूषकों के प्रकार। तो प्रदूषकों को चार आधारों यथा उत्पत्ति, स्रोतों अथवा स्वरूप एवं निस्तारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो प्रदूषकों को चार आधारों यथा उत्पत्ति, स्रोतों अथवा स्वरूप एवं निस्तारण के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। उत्पत्ति स्रोत के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक प्रदूषक जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाली SO2, NOx गैसें, वनाग्नि, समुद्री कर्ण आदि जो है ये प्राकृतिक प्रदूषक। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, जैविक पदार्थों के सड़ने से निकलने वाले SO2, NOx गैसें, वनाग्नि, समुद्री कर्ण आदि। मानव जनित प्रदूषक जैसे गैस व धूप, गैसें व घूम, ऊष्मा, कणकीय पदार्थ आदि जो है ये मानव जनित प्रदूषक में आते हैं। स्वरूप के आधार पर भी प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। स्वरूप के आधार पर जो प्रदूषक हैं ये दो प्रकार के होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक जो मूल स्वरूप में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे DDT, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्लास्टिक, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, NNO2, कणकीय पदार्थ, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आदि जो है ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। द्वितीयक प्रदूषक। तो प्राथमिक प्रदूषकों की वातावरणीय पदार्थों से अंतरक्रिया से उत्पन्न प्रदूषक द्वितीयक प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे पैन पर ऑक्सीटिलीन नाइट्रेट, ओजोन O3, सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अवस्था के आधार पर प्रदूषक तीन प्रकार के होते हैं। अवस्था के आधार पर प्रदूषक तीन प्रकार के होते हैं। ठोस कणिकीय प्रदूषक जैसे एरोसोल, धूलकण, औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पारा, शीशा, एस्बेस्टस आदि के कण, सिरामिक्स, सिलिका आदि। तरल प्रदूषक की अगर बात करें तो जैसे यूरिया, अमोनिया, ऑयल सिल्क्स, नाइट्रेट युक्त जल आदि जो है ये तरल प्रदूषक होते हैं। गैसीय प्रदूषक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, SO2, NO2, CFCs आदि जो है गैसीय प्रदूषक होते हैं। निस्तारण डिग्रेडेशन की प्रकृति के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित प्रदूषक वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर अपने विषाक्त प्रभाव को खो देते हैं अपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। जैसे वाहित मल, सीवेज, जैवीय अपशिष्ट पदार्थ। अनअपघटनीय या जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं अनअपघटनीय प्रदूषक कहलाते हैं। ये आरंभ से ही हानिकारक होते हैं। जैसे जहरीली भारी धातुएं, शीशा आता है इसमें, पारा आता है, आर्सेनिक आता है, कैडमियम, निकेल, मैंगनीज, लोहा, तांबा, जस्ता, BHC, DDT, 2,4-D व फिनॉल आदि जो है ये अनअपघटनीय या जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक होते हैं। प्रदूषकों को ओडम ने 1971 के अंदर दो वर्गों में जैव अपघटनीय एवं अनअपघटनीय में विभाजित किया था। तो ओडम ने जो है
प्रदूषकों को बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल में विभाजित किया था। प्रदूषण के प्रकार, तो प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है मृदा प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण, पांचवा है रेडियोधर्मी प्रदूषण, छठवां है ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, सातवां है ताप प्रदूषण, आठवां है विद्युत चुंबकीय विकिरणन प्रदूषण, ई अपशिष्ट प्रदूषण, 10वां है प्लास्टिक प्रदूषण, 11वां है जैव प्रदूषण। तो टोटल 11 प्रकार के ये एक प्रदूषण जो है हम देख सकते हैं। अब पहला आता है वायु प्रदूषण। जब मानवीय अथवा प्राकृतिक कारणों से गैसों की निश्चित मात्रा एवं अनुपात में अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है या वायु में इन गैसों के अतिरिक्त कुछ अन्य विषाक्त गैसें या कणिकीय पदार्थ मिल जाते हैं तो उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। लाइकेन्स वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन्स जो है ये वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे मतलब सबसे अच्छे सूचक होते हैं। लाइकेन का निर्माण शैवाल अथवा तथा कवक के द्वारा होता है। शैवाल और कवक के मिश्रण से ये लाइकेन बनते हैं। वायु प्रदूषण को उनके स्रोत के आधार पर दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है गैसीय वायु प्रदूषक और दूसरा है कणिकीय वायु प्रदूषक। तो गैसीय वायु प्रदूषक प्रमुख वायु प्रदूषक जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, हाइड्रोजन फ्लोराइड HF, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO तथा NO2, हाइड्रोकार्बन अमोनिया, तंबाकू का धुआं फ्लोराइड आदि जो है ये गैसीय वायु प्रदूषक। वायु प्रदूषण के मुख्य प्रमुख स्रोत, तो पहला है इसमें जीवाश्म ईंधन जिसमें कोयला आता है, खनिज तेल आता है और उत्पन्न जो होते हैं प्रदूषक गैस इससे कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एरोसॉल कैन तथा रेफ्रिजरेशन से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन होता है, ये प्रदूषक गैस निकलती है। सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधन, इससे सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये निकलता है। जेट विमान के ईंधन एवं रासायनिक उर्वरकों से नाइट्रस ऑक्साइड NO3 जो है ये निकलते हैं जेट विमान के ईंधन एवं रासायनिक उर्वरकों से। सूती वस्त्रों के विरंजन से क्लोरीन गैस निकलती है। ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन, तो ग्लिसरॉल या तेल के ताप द्वारा वियोजन ये अल्डेहाइड को उत्सर्जित करता है। धान के खेत तथा जुगाली करने वाले मवेशियों के हवा छोड़ने से मीथेन जो है ये निकलती है। अब बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यह हवा से भारी होता है, जल में अघुलनशील, गंधहीन, स्वादहीन एवं रंगहीन गैस होता है। तो हवा से भारी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, जल में अघुलनशील होती है, गंधहीन होती है, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। यह मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के लिए अत्यंत हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती है। तो मनुष्य के मस्तिष्क को प्रभावित करती कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। सभी वायु प्रदूषकों में यह 50% भाग का प्रतिनिधित्व करती है। तो जितने भी प्रकार के वायु प्रदूषक हैं उनका 50% जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ये कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। इसे दम घोटू गैस भी कहते हैं क्योंकि यह इतनी विषैली है कि 1300 ppm की सांद्रता आधे घंटे में प्राणघातक हो जाती है। श्वास रोधक एसाइफेक्सिया के कारण जो है ये मौत हो जाती है। यह कार्बन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी सर्वाधिक मात्रा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होती है। इसके अन्य स्रोत जो है ये कोयला है, ईंधन लकड़ी है, पेट्रोल का अपूर्ण दहन जो है इसके कारण कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है।
यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा यह हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक प्रबलता से संयुक्त हो जाती है तथा कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से लगभग 300 गुना अधिक स्थायी संकुल है। जब रक्त में कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा 3 से 4% तक पहुंच जाती है, तब रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता काफी कम हो जाती है। ऑक्सीजन की इस न्यूनता से सिर दर्द, नेत्र दृष्टि की क्षीणता, तंत्र की आवेग में न्यूनता, हृदय रोग आदि बीमारियां हो जाती हैं। गर्भवती महिलाओं के रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की बढ़ी मात्रा काल पूर्व जन्म, स्वतः गर्भपात एवं बच्चों की विरूपता के कारण होते हैं। सीएनजी, एलपीजी गैसों के प्रयोग तथा ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर कार्बन मोनोऑक्साइड की समस्या का निदान काफी सीमा तक तय किया जा सकता है। सीएनजी तथा एलपीजी गैसों के प्रयोग तथा ऑटोमोबाइल व उद्योग संयंत्रों में फिल्टर लगाकर कार्बन मोनोऑक्साइड को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है उत्सर्जन को। कार्बन डाइऑक्साइड, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि होने से हरितगृह प्रभाव में वृद्धि होती है, जिस कारण निचले वायुमंडल एवं धरातलीय सतह के तापमान में वृद्धि होती है। फलतः वर्षा तथा मृदा नमी में कमी, महासागरीय जल की अम्लता में वृद्धि, हिमटोपियों व महाद्वीप हिमनद का पिघलना आदि विनाशकारी घटनाएं घटित हो रही हैं। भूमंडलीय ताप वृद्धि के कारण बहुत से संक्रामक रोग जैसे डेंगू, मलेरिया, पित्त ज्वर, निद्रा रोग आदि में वृद्धि होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त अन्य हरितगृह गैस मीथेन, CH4, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा ओजोन जो है ये अन्य हरितगृह गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त जो है ये मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया और ओजोन। नोट, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा होने वाले वैश्विक तापन में लगभग 60% के लिए CO2 ही जिम्मेदार है। हाइड्रोकार्बन्स, तो हाइड्रोकार्बन केवल कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन की आपूर्ति दहन के कारण उत्पन्न होते हैं। स्वचालित वाहनों में ईंधन के अपूर्ण दहन के कारण उत्पन्न होते हैं। अधिकांश हाइड्रोकार्बन कैंसर जन्य होते हैं, अर्थात इसके कारण कैंसर होता है। यह पौधों में काल प्रभावण उत्तकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों एवं टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। तो यह पौधों में काल प्रभावण उत्तकों के निम्नीकरण तथा पत्तियों, फूलों एवं टहनियों में छाया द्वारा हानि पहुंचाते हैं। मीथेन, मीथेन गैस भी वायुमंडल के हरितगृह प्रभाव के 20% योगदान है। तो मीथेन गैस का जो योगदान है ग्रीन हाउस इफेक्ट में 20% वृद्धि करता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को जलाया जाता है, सड़ाया जाता है, तब मीथेन गैस उत्पन्न होती है। तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर वनस्पतियों को जलाया जाता है और ये वनस्पतियां सड़ती हैं, तो मीथेन गैस का उत्पन्न होता है, मीथेन गैस उत्पन्न होती है। धान के खेतों, कोयले के खानों, दलदली क्षेत्र अथवा आर्द्र भूमि तथा जीवाश्म ईंधनों द्वारा अधिक मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न होती है। प्राकृतिक स्रोतों से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का सर्वाधिक 76% भाग आर्द्र भूमि से ही उत्सर्जित होता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स NOx
नाइट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है। तो नाइट्रोजन पादपों के लिए मुख्य पोषक पदार्थ है, किंतु नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हानिकारक प्रभाव छोड़ते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O वायुमंडल में नमी से प्रक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के जल के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में आ जाता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड वायुमंडल में की नमी से प्रतिक्रिया करके नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करते हैं, जो वर्षा के जल के साथ धरातल पर अम्ल वर्षा के रूप में आ जाते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स समताप मंडल में ओजोन की परत को पतली करते हैं। यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल ध्रुम नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। तो यातायात तथा सघन स्थानों पर उत्पन्न तीक्ष्ण लाल ध्रुम्र नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है। NO2 की अधिक सांद्रता होने पर पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं तथा प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से फेफड़ों में उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिससे बच्चों में प्रचंड श्वसन रोग उत्पन्न हो जाते हैं। यह जीव उत्तकों के लिए विषैली भी है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विभिन्न वस्त्र रेशों तथा धातुओं के लिए भी हानिकारक है। सल्फर के ऑक्साइड्स SOX, तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों के सकल भार का लगभग 20% भाग SO2 का होता है। SO2 से आंखों में जलन होती है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं तथा आंसू आने लगते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड वायु प्रदूषण का द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है। वायुमंडल में समस्त वायु प्रदूषकों में सकल भार का लगभग 20% भाग सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड से आंखों में जलन होती है, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं तथा आंसू आने लगते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म सांद्रता मनुष्य में विभिन्न श्वसन रोगों जैसे कि अस्थमा, श्वसनी शोध, एम्फाइसीमा आदि के कारण होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता फूलों की कलियों में कड़ापन उत्पन्न करती है, जिससे ये पौधों से शीघ्र गिर जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण औद्योगिक क्षेत्रों में विषाक्त धूम्र कोहरा स्मॉग का निर्माण होता है। वायुमंडल में उत्सर्जित SO2 गैस वातावरण की नमी को अवशोषित करके सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। यही सल्फ्यूरिक अम्ल वर्षा के साथ धरातल पर गिरती है, जो कि अम्ल वर्षा कहते हैं। यदि SO2 लगातार पत्थर पर प्रवाहित हो जाए तो वह क्षत विक्षत हो जाता है, इसलिए इसे क्रैकिंग गैस कहते हैं। मथुरा तेल शोधन कारखाना से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई है। अम्ल वर्षा, तो अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। तो अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्तरदायी है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा जल से की गई अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न H+ आयन के कारण वर्षा जल की pH सामान्यता 5.6 होती है, लेकिन जब वर्षा का जल जल की pH 5.6 से कम हो जाती है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश नॉर्वे एवं कनाडा है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड में अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। तो भारत में SO2 की सर्वाधिक उत्सर्जन जीवाश्म ईंधन के दहन एवं कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों द्वारा होता है। इन संयंत्रों द्वारा उत्सर्जित SO2 को पृथक करने की टेक्नोलॉजी को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन कहते हैं। संयंत्रों में SO2 को पृथक करने की दो विधियां हैं। पहला है ड्राई स्क्रबर विधि, दूसरा है आर्द्र स्क्रबर विधि। ड्राई स्क्रबर विधि में SO2 के अवशोषण हेतु शुष्क चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। आर्द्र स्क्रबिंग विधि में संयंत्रों से उत्सर्जित गैसों को एक तरल या ठोस पदार्थ के घोल में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें SO2 घुल जाती है अथवा रासायनिक क्रिया करके अन्य यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार SO2 का उत्सर्जन वायुमंडल में नहीं हो पाता है। तो ड्राई स्क्रबर विधि में SO2 के अवशोषण हेतु शुष्क चूना पत्थर का प्रयोग करते हैं। आर्द्र स्क्रबिंग विधि में संयंत्रों से उत्सर्जित गैसों को एक तरल या ठोस पदार्थ में घोल में प्रवाहित किया जाता है, जिसमें SO2 घुल जाती है अथवा रासायनिक क्रिया करके अन्य यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार SO2 का उत्सर्जन वायुमंडल में नहीं हो पाता। अब बात करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC। तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन तथा कार्बन तत्वों के साधारण यौगिक है। स्प्रे कैंस, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, फोम, प्लास्टिक, अग्निशामक तथा प्रसाधन सामग्री आदि से CFC के उत्सर्जन एवं उनके वायुमंडल में पहुंचने के कारण समताप मंडलीय ओजोन गैस परत का क्षय प्रारंभ हो जाता है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 141b। तो ओजोन अवक्षय कारकों में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 141b सबसे शक्तिशाली रसायन है, जिसको भारत ने जनवरी 2020 तक पूर्णतः समाप्त कर दिया। इस संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी करते हुए जनवरी 2020 से HCFC 141b के आयात लाइसेंस पर रोक लगा दिया गया। ध्यातव्य है कि HCFC में प्रमुखतः HCFC 22, HCFC 141b तथा HCFC 142b व्यापक रूप से प्रयुक्त होते हैं। इनके उत्सर्जन पर रोक लग जाने पर समताप मंडल में ओजोन लेयर ह्रास को रोका जा सकता है। इस प्रकार भारत विश्व के उन 5 प्रमुख विकासशील देशों में शामिल हो गया है जिन्हें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत अपने देश में HCFC 141b का प्रयोग चरणबद्ध तरीके से पूर्णतः समाप्त कर दिया है। अब बात करेंगे कणिकीय वायु प्रदूषण। तो कणिकीय पदार्थ वायु में निलंबित सूक्ष्म ठोस कण अथवा द्रवीय बूंद होते हैं। यह मोटर वाहनों के उत्सर्जन, अग्नि के धूल कण तथा उद्योगों के राख होते हैं।
प्रमुख कणिकीय वायु प्रदूषक हैं एरोसोल, धूम्र, कालिक, शूट तथा वाष्प युक्त ध्रुम, जिसको फ्यूम बोल रहे हैं, धूली, पर्टिकुलेट मैटर पीएम होता है, और ध्रुम कोहरा जो है स्मॉग, फ्लाई ऐश, निलंबित कणिकीय पदार्थ, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर एसपीएम आदि है। वायुमंडल में कणिकाएं जीवित तथा अजीवित दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जीवित कणिकाओं में जीवाणु, कवक, फफूंद, शैवाल आदि सम्मिलित हैं। हवा में पाए जाने वाले कुछ कवक मनुष्य में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। ये पौधों में रोग भी उत्पन्न कर सकते हैं। कणिकाओं को उनकी प्रकृति के आकार के आधार पर इस प्रकार वर्गित किया गया है। इसे इस प्रकार वर्गित किया जा सकता है। पहला, धूम कणिकाओं में ठोस एवं ठोस द्रव कणों के मिश्रण होते हैं जो कार्बनिक द्रव्य के दहन के दौरान उत्पन्न होते हैं, जैसे सिगरेट के धुएं, जीवाश्म ईंधन के दहन से प्राप्त धूम, गंदगी का ढेर, सूखी पत्तियां, तेल, धूम आदि। धूल के बारीक छोटे कण जिनका व्यास होता है 1 से 4 माइक्रोमीटर से ऊपर होते हैं, जो ठोस पदार्थों के पीसने, कुचलने एवं आरोपण से बनते हैं। ब्लास्ट से प्राप्त बालू, लकड़ी के कार्य से प्राप्त लकड़ी का बारूद, बुरादा, कोयले का बुरादा, कारखानों से उड़ने वाली राख एवं सीमेंट, धुएं के गुबार आदि। तीसरा, फैले हुए द्रव कणों एवं व्यास एवं वाष्प के हवा में संघनन से कोहरा उत्पन्न होता है। उदाहरणार्थ सल्फ्यूरिक अम्ल का कोहरा तथा शीतनाशक एवं कीटनाशी जो अपने लक्ष्य से भटककर हवा में गमन करते हैं एवं कोहरा बनाते हैं। चौथा, धूम्र साधारणतया वाष्पों के ऊर्ध्वपातन, आसवन, क्वाथन एवं अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान संघनन के कारण बनते हैं। प्रायः कार्बनिक विलायक धातुएं एवं धात्विक ऑक्साइड ध्रुम कणों का निर्माण करते हैं। कणिक प्रदूषकों का प्रभाव मुख्यतया उनके कणों के आकार पर निर्भर करता है। हवा में ले जाए जाने वाले कण जैसे धूल, धूम्र, कोहरा आदि मानवीय स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। 5 माइक्रोन से बड़े कणिक प्रदूषक नासिक द्वार में जमा हो जाते हैं, जबकि लगभग 1 माइक्रोन के कण फेफड़ों में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। स्मॉग, धूम कोहरा। धूम कोहरा शब्द धूम एवं कोहरे से मिलकर बना है। धूम कोहरा का 2 प्रकार के होते हैं। सामान्य धूम कोहरा, यह ठंडी नम जलवायु में होता है। धूम कोहरे एवं सल्फर डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। रासायनिक रूप से यह एक अपचायक मिश्रण है, अतः इसे अपचायक धूम कोहरा भी कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा, यह उष्ण, शुष्क एवं साफ धूपमयी जलवायु में होता है। स्वचालित वाहनों तथा कारखानों से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन पर सूर्य प्रकाश की क्रिया के कारण उत्पन्न होता है। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे की रासायनिक प्रकृति ऑक्सीकरण है, चूंकि इसमें ऑक्सीकारक अभिकर्मकों की सांद्रता उच्च होती है, अतः इसे ऑक्सीकारक धूम कोहरा कहते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे के सामान्य घटक ओजोन, नाइट्रिक
ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मलडेहाइड तथा पैरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट पैन है। नोट: डॉक्टर हेनरी एंटोन ने जुलाई 1905 में अपने शोध में स्मॉग शब्द का पहली बार उल्लेख किया था। डॉक्टर हेनरी एंटोनी ने जुलाई 1905 में प्रथम रासायनिक धूम कोहरे के कारण गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं। ओजोन एवं नाइट्रिक ऑक्साइड नाक एवं गले में जलन पैदा करते हैं। इनकी उच्च सांद्रता से सिर दर्द, छाती में दर्द, गले का शुष्क होना, खांसी एवं श्वास अवरोध हो सकता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा रबड़ में दरार उत्पन्न करता है एवं पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालता है। यह धातुओं, पत्थरों, भवन निर्माण के पदार्थों एवं रंगी हुई सतहों का क्षय करता है। प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे का नियंत्रण: इसे नियंत्रित या कम करने के लिए रासायनिक धूम्र कोहरे के प्राथमिक पूर्वगामी जैसे NO2 एवं हाइड्रोकार्बन को नियंत्रित कर ले तो द्वितीय पूर्वगामी जैसे ओजोन एवं पैन तथा प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरा स्वतः ही कम हो जाएगा। सामान्यतः स्वचालित वाहनों में उत्प्रेरित परिवर्तक उपयोग में लाए जाते हैं। वे वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन के उत्सर्जन को रोकते हैं। कुछ पौधे जैसे पाइनस, जूनिपेरस, क्वेर्कस, पायरस तथा विटिस जो नाइट्रोजन ऑक्साइड का उपापचय कर सकते हैं का रोपण इस संदर्भ में सहायक हो सकता है। लेड, शीशा। तो सीसा वायुमंडल के ऑक्सीजन से मिलकर लेड ऑक्साइड बनाता है जो सांस के जरिए शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र पर हानिकारक प्रभाव डालता है, जिसे मस्तिष्क संबंधी बीमारियां तथा गुर्दा, लीवर, अन्य अंगों को नुकसान पहुंचता है। शरीर में पहुंचने पर शीशा खून में आसानी से अवशोषित हो जाता है, जिससे संचयी शीशा विषाक्तता हो जाती है जो मस्तिष्क हानि, पेशियों का लकवा तथा चक्कर आना आदि व्याधियां प्रकट करता है। बेंजीन, शीशा के अभाव में उचित ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए पेट्रोल में कुछ सुवासित यौगिक एक्रोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन, टॉल्यून और जाइलीन मिला दिए जाते हैं। इन सुवासित यौगिकों के दहन के फलस्वरूप बहुचक्रीय सुवासित हाइड्रोकार्बन और निलंबित कणिकीय पदार्थ SPM उत्सर्जित होते हैं। इन सुवासित यौगिकों में सर्वाधिक मात्रा बेंजीन की होती है। बेंजीन से रक्त कैंसर हो जाता है। कैडमियम के कण श्वसन विष की तरह कार्य करते हैं। ये हृदय संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं तथा रक्त दाब को बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर 2014 को एक नया राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक जारी किया गया था। यह सूचकांक शहरी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को बताने के लिए एक संख्या, एक रंग, एक विवरण के रूप में कार्य करता है। इस सूचकांक को वैज्ञानिकों एवं पर्यावरण केंद्रों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज तथा IIT कानपुर
के संयुक्त प्रयासों से विकसित किया गया है। वायु गुणवत्ता सूचकांक की 6 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। तो 0 से 50 अच्छा और प्रदर्शित रंग जो है ये हरा और न्यूनतम प्रभाव है इसका। 50 से 100 सूचकांक अगर रहेगा तो ये संतोषजनक है, हल्का हरा होता है और संवेदनशील लोगों को सामान्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। 101 से 200 ये मध्यम प्रदूषित श्रेणी है और प्रदर्शित रंग पीला है। प्रभाव अस्थमा व हृदय रोग से पीड़ितों को श्वसन संबंधी समस्या हो सकती है। 201 से 300 ये खराब और इसका प्रदर्शन जो है ये ऑरेंज कलर से किया जाता है और स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होती है इससे। 301 से लेकर के 400 ये बहुत खराब और लाल रंग का होता है और श्वसन संबंधी रोग होते हैं इससे। और 401 से लेकर के 500 ये गंभीर समस्या है और ये गहरा लाल होता है और स्वस्थ लोग भी प्रभावित तथा रोगग्रस्त लोग भी गंभीर प्रभाव होता है इसमें। वायु गुणवत्ता सूचकांक 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। तो वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है ये 8 मुख्य प्रदूषकों के आधार पर बनाया जाता है। तो ये प्रदूषक है निलंबित धूलकण मतलब PM10, सूक्ष्म धूलकण PM2.5, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ओजोन O3 और सल्फर डाइऑक्साइड SO2, अमोनिया NH3 एंड लेड PV। तो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आधार है ये 8 सूचकांकों पे है। PM10, PM2.5, NO2, CO, O3, SO2, NH3 एंड PV। नोट, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन को 8 घंटे के औसत पर मापा जाता है जबकि अन्य सभी प्रदूषकों को 24 घंटे के औसत पर मापा जाता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन को 8 घंटे के औसत पर नापा जाता है और बाकी जितने भी प्रदूषक है 6 और जो बच गए उनको 24 घंटे के अंतराल पे नापा जाता है। मापन की इकाई नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन तथा कणिका युक्त पदार्थों के लिए माइक्रोग्राम, CO के लिए मिलीग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होती है। PM10 का तात्पर्य है ऐसे कण पदार्थ जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। PM2.5 का तात्पर्य ऐसे कण पदार्थ जिनका व्यास 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम हो। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के अनुसार PM2.5 का 24 घंटा माध्य 15 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए और PM2.5 का वार्षिक माध्यम 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से अधिक नहीं होना चाहिए। PM10 फेफड़ों में प्रवेश कर सकते हैं जबकि PM2.5 फेफड़ों के अवरोध को भेदन कर सकते हैं भेद कर रक्त प्रणाली में प्रवेश कर सकता है PM2.5। देश भर में कुल 36 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशनों को राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक से जोड़ा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मिलकर भारत के 240 शहरों में राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम चला रहे हैं। राष्ट्रीय वायु निगरानी कार्यक्रम 4 प्रदूषकों SO2, NO2, SPM, RSPM और PM10 पर सतत निगरानी रखता है। भारत की वायु गुणवत्ता जांच करने वाली पहली मोबाइल ऐप जो है ये सफर। तो सफर का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च। महाराष्ट्र के पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रियोलॉजी में 17 फरवरी 2015 को प्रारंभ की गई।
सफर हवा की गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान की प्रणाली है जो पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान 2010 में दिल्ली में आरंभ की गई। आईक्यू एयर एक स्विस वायु गुणवत्ता प्रौद्योगिकी कंपनी है जो वायु प्रदूषण में इससे सुरक्षा, वायु गुणवत्ता निगरानी और वायु सफाई उत्पादों को विकसित करने में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना 1963 में मैनफ्रेड और क्लास हेंस भाइयों ने की थी। इसका मुख्यालय गोल्डैच, स्विट्जरलैंड में है। आईक्यू एयर 2021 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार नई दिल्ली को लगातार दूसरे वर्ष दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा दिया गया है। नई दिल्ली के बाद ढाका बांग्लादेश एंड जमेना चाड, दुशानबे तजिकिस्तान और मस्कट ओमान शीर्ष 5 सबसे प्रदूषित राजधानी शहर है। 2021 के रिपोर्ट के अनुसार भिवाड़ी राजस्थान भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। इसके बाद गाजियाबाद, दिल्ली, जौनपुर का स्थान है। इस रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश सबसे प्रदूषित देश है, जिसके बाद चाड, पाकिस्तान, तजिकिस्तान है। भारत 5वां सबसे प्रदूषित देश है। 2021 के मध्य और दक्षिण एशिया के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 12 भारत में थे। भारत चरण उत्सर्जन मानक BSES, तो BSES भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड्स, तो भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्सर्जन मानक है जो मोटर वाहनों सहित आंतरिक दहन इंजन और स्पार्क इग्निशन इंजन उपकरण से वायु प्रदूषकों के उत्पादन, को विनियमित करने के लिए बनाया गया है। इसका निर्धारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और जलवायु परिवर्तन के मानकों के आधार पर किया जाता है। भारत चरण उत्सर्जन मानक वस्तुतः यूरोपियन नियमों के मानकों को आधार मानकर पहली बार 2000 ईस्वी में पेश किया गया था। नोट: मोटर वाहनों से उत्सर्जित होने वाली प्रदूषक गैसों तथा कणिकीय पदार्थों पर नियंत्रण रखने के लिए 27 देशों के यूरोपीय संघ ने जो उत्सर्जन मानक निर्धारित किया है उसे यूरो मानक कहते हैं। इसी मानक को भारत ने भी अपनाया है। भारत सरकार ने पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से वाहन उत्सर्जन मानक यूरो का प्रथम बार 1992 में अपने यहाँ लागू किया था। भारत सरकार ने 4 पहिया मोटर वाहन पर 1 अप्रैल 2020 से BS6 भारत स्टैंडर्ड मानक संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। BS5 को छोड़कर सीधे BS6 को लागू करने का कारण था कि इन दोनों ईंधनों में सल्फर की मात्रा बराबर होती है। यूरो मानक यूरोपीय देशों में 1992 से यूरो मानक 1 तथा 1996 से यूरो मानक 2 लागू कर दिया था। 2014 से वहां यूरो मानक 6 लागू हो चुका है। वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ अन्य उपयोगी तथ्य। रेडॉन, तो मृदा से प्राकृतिक रूप से निकलने वाली यह गैस शहरों में वातायन की कमी के कारण घरों में अधिक मात्रा में इकट्ठे होकर फेफड़े के कैंसर को जन्म देती है। रेडॉन गैस जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पश्चिमी क्षेत्र द्वारा अकवाली गांव, झुंझुनू, राजस्थान में भारत की पहली खनिजों की कोर लाइब्रेरी स्थापित की गई। आर्सेनिक, चारे के लिए प्रयोग किए जाने वाले पौधों को विषाक्त कर देता है आर्सेनिक, जिससे इसे खाने वाले पशुओं की मृत्यु हो जाती है।
वातावरण में फ्लोराइड्स की सांद्रता बढ़ने से पत्तियों के सिरों और किनारों पर हरिमाहीनता हरिमाहीनता अथवा उत्तकक्षीय उत्पन्न होता है। फ्रेयॉन सबसे अधिक घातक क्लोरोफ्लोरोहाइड्रोकार्बन है जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, गद्देदार सीट में काम आने वाले फोम तथा एरोसॉल स्प्रे में होता है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो कि उर्वरक बनाती थी मिथाइल आइसोसाइनाइड MIC के कारण दुर्घटना हुई थी। पार्थेनियम गाजर घास पार्थेनियम गाजर घास जिसको कहते हैं का परागकण से चर्म रोग एवं दमा होता है। इटाई इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। इटाई इटाई डिजीज जो है ये कैडमियम के कारण होता है। इलेक्ट्रॉनिक नोज ई नोज एक पोर्टेबल उपकरण है जो दुर्गंध की तीव्रता को मापता है। इसके विकास का मुख्य उद्देश्य लुगदी एवं कागज उद्योग में काम कर रहे हजारों कामगारों के स्वास्थ्य की रक्षा करना है। कागज एवं लुगदी उद्योग से हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन मिथाइल कर मरकैप्टेन, डाई मिथील सल्फाइड तथा डाईमिथिल डाइऑक्साइड जैसे गैसों का उत्सर्जन होता है। यह उपकरण सूंघकर अस्थिर कार्बनिक यौगिक एवं दुर्गंधकारी पदार्थों का पता लगाती है। नोट: ई नोज का विकास नागपुर स्थित राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नीरी तथा प्रगत संगणन विकास कार्य द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। हरित डीजल यूरो 4 मानक का डीजल है। हरित डीजल जो है ये यूरो 4 मानक का डीजल है। अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच है ये 4.2 से कम होता है। सिलिका तथा एस्बेस्टस के धूल कणों से सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग होता है। 50 माइक्रोमीटर से कम व्यास वाले कणकीय पदार्थों को पृथक करने के लिए बैग फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। 50 माइक्रोमीटर से बड़े आकार वाले कणकीय पदार्थों को फिल्टर करने हेतु साइक्लोन सेपरेटर या साइक्लोन कलेक्टर तथा वेट स्क्रबर नामक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन CCAC विभिन्न देशों, नागरिक समाजों व निजी क्षेत्रों का एक वैश्विक प्रयास है जो अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत कर वायु की गुणवत्ता को बेहतर बनाने हेतु प्रतिबद्ध है। यह 53 देशों एवं विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित एक गठबंधन है। CCAC मीथेन, काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरिकार्बन पर केंद्रित करता है। CNG का मुख्य घटक मीथेन है। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो कोल पत्थर के कोयले को जलाने से प्राप्त होता है। फ्लाई ऐश एशियाई भूरा बादल 2002 अधिकांशतः दक्षिण एशिया में फैला था। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक रेडॉन है। रेडॉन एक रंगहीन, गंधहीन, रेडियोएक्टिव अक्रिय गैस है। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक कार्बन मोनोऑक्साइड है। इसके
अतिरिक्त इसके धुएं में हाइड्रोजन साइनाइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसों और फॉर्मलडिहाइड, एक्रिलीन, बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी पाए जाते हैं। जनवरी 2019 में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य व्यापक रूप से वायु प्रदूषण की समस्या से निपटना है। इसका लक्ष्य वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10 तथा PM2.5 की सांद्रताओं में 20 से 30% तक की कटौती करना है। वाहनों से उत्सर्जित NOx, CO2 और HCS को गैर हानिप्रद यौगिक में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरकी परिवर्तक, कैटेलिटिक कन्वर्टर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इससे एक उत्प्रेरक प्लेटिनम या पैलेडियम अथवा दोनों पर से उत्सर्जित गैसों को प्रवाहित किया जाता है, जिससे उसमें उपस्थित गैसीय मिश्रण CO से CO2, NOx से N2 और HCS से CO2 एवं जल में परिवर्तित हो जाता है। अब बात करेंगे वाटर पोल्यूशन की, जल प्रदूषण। तो जल के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक अभिलक्षणों में प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रियाओं द्वारा होने वाला ऐसा अवनयन जिससे कि वह मानव एवं अन्य जैविक समुदाय के लिए अनुपयुक्त हो जाता है, जल प्रदूषण कहलाता है। सामान्य रूप से जल की गुणवत्ता का निर्धारण घुली ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD, रासायनिक ऑक्सीजन मांग, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड एवं pH मान के आधार पर किया जाता है। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, घुली ऑक्सीजन DO, यह जल में घुलित ऑक्सीजन का वह मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक होती है। जब जल में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की मात्रा 8.0 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल को प्रदूषित जल कहा जाता है। 8.0 मिलीग्राम पर लीटर। जब यह मात्रा 4 मिलीग्राम पर लीटर से कम हो जाती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है। जैसे उच्च BOD है वहां डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन निम्न होगा। जल प्रदूषण की मात्रा को BOD के माध्यम से मापा जाता है, परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटन का पता चलता है। साथ ही यह बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए BOD को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्वच्छ जल की BOD 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या उससे अधिक होता है। स्वच्छ जल में जल की BOD 5 ppm से कम होता है, जबकि अत्यधिक प्रदूषित जल में यह 17 ppm या उससे अधिक हो सकता है। BOD ऑक्सीजन का मापक है। गंगा नदी में BOD की सर्वाधिक मात्रा कानपुर और प्रयागराज के मध्य पाई जाती है। सामान्यतः नदियों में BOD का स्तर 10 मिलीग्राम पर लीटर होना चाहिए। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, COD, जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों, घुलनशील अथवा अघुलनशील, के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। COD का मान सदैव BOD से अधिक होता है। COD जल प्रदूषण के मापन के लिए बेहतर विकल्प है। मोस्ट प्रोबेबल नंबर, MPN,
तो जिस जल में जलमल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है उसमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचानना एवं मापा जा सकता है। यानी एमपीएन जैव अपशिष्टों द्वारा होने वाले जल प्रदूषक का मापक है। प्रदूषित जल में उच्च एमपीएन पाया जाता है। जल प्रदूषण से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व जो है ये आर्सेनिक है, फ्लोराइड है एवं यूरेनियम है। आर्सेनिक का संक्रमण मुख्यतः बेड रॉक से उत्पन्न आर्सेनिक से होता है। आर्सेनिक के लगातार संपर्क से ब्लैक फुट नामक बीमारी होती है। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकतम अनुमेय मात्रा 0.05 मिलीग्राम पर लीटर है। गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में भूमिगत जल में आर्सेनिक की अधिक मात्रा पाई जाती है। आर्सेनिक रासायनिक कीटनाशकों व खरपतवारनाशियों के छिड़काव के लिए भी पारिस्थितिकी तंत्र में समा जाता है। धान का पौधा आर्सेनिक का बेहतर अवशोषक माना जाता है। इससे पूरी खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो रही है। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है। भारत में सर्वप्रथम 1983 के में पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। पश्चिम बंगाल के 4 जिले मुर्शिदाबाद, नादिया, उत्तरी और दक्षिण 24 परगना के भूमिगत जलों में आर्सेनिक की मात्रा मानक स्तर से अधिक पाई गई थी। भारत के 7 राज्य पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। दामोदर नदी झारखंड के खामरपाट से निकलकर हुगली नदी में मिलती है। कोयला खदान और औद्योगिक क्षेत्रों से प्रभावित होने के कारण यह देश की अति प्रदूषित नदी बन गई है। गिरिडीह और दुर्गापुर के मध्य 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। औद्योगिक मलबे में सर्वाधिक रासायनिक प्रदूषण चमड़ा उद्योग से होता है। फ्लोराइड तत्व जल में अल्प मात्रा में उपलब्ध होता है जो मसूड़ों और दांतों के संरक्षण प्रदान करता है। अधिकांश पेय जल में विलयशील फ्लोराइड मिलाया जाता है ताकि इसकी सांद्रता 1 ppm अथवा 1 मिलीग्राम DM⁻³ हो जाए। फ्लोराइड आयन दांतों के इनेमल सतह में हाइड्रॉक्सी एपेटाइट 3CA3PO4 को फ्लूआपेटाइड 3CA3PO4 में परिवर्तित करके कड़ा कर देता है। यद्यपि जल में फ्लोराइड आयनों की 2 ppm से अधिक की सांद्रता दांतों के भूरे कर्बुरण मोटिंग उत्पन्न करती है। इसका अत्यधिक सांद्रण फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। अत्यधिक फ्लोराइड ग्रहण करने से ऊबड़ पीठ, हम्प्ड बैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लगातार उपयोग से हड्डियों के जोड़ विशेषकर मेरुरज्जु में कमजोरी आती है। उच्च फ्लोराइड संग्रहण ही पैरों के मुड़ने का कारण होता है।
जिसे नॉक नी संरक्षण कहते हैं। बिहार राज्य के आधे से अधिक जिलों में भूमिगत जल में फ्लोराइड एवं आयरन की मात्रा जो है अत्यधिक है। जल में जब जैविक तथा अजैविक दोनों प्रकार के पोषक तत्वों की वृद्धि हो जाती है तो इस घटना को सुपोषण या यूट्रोफिकेशन कहते हैं। वर्तमान में लगभग 97% ट्रेनों के कोच में जैव शौचालय का समावेश है। जैव शौचालय प्रणाली में अवायवीय जीवाणु अपशिष्ट पदार्थों को विखंडित कर उसे पानी और गैसों मीथेन में परिवर्तित कर देता है। पानी को टैंक में जमा कर उसे क्लोरीन की मदद से साफ कर दिया जाता है, जबकि गैस वाष्पीकृत हो जाती है। एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस फेफड़े के कैंसर का एक रूप नामक जानलेवा रोग हो जाता है। तो एस्बेस्टस के रेशों से युक्त जल के सेवन से एस्बेस्टोसिस, जिसे फेफड़े का कैंसर का एक रूप माना जाता है, नामक जानलेवा रोग हो जाता है। पारा युक्त जल पीने से मीनामाटा रोग हो जाता है। नोट 1956 में पारा युक्त मछलियों के सेवन से जापान में मीनामाटा रोग के कारण अनेक मौत हो गई थी। पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम, मीथेमोग्लोबिमिया रोग हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, फलस्वरूप शरीर नीला पड़ जाता है तथा बच्चों की मृत्यु हो जाती है। कैडमियम की अधिकता से इटाई नामक रोग हो जाता है, जिससे हड्डियां एवं जोड़ों में तीव्र दर्द होता है। शीशा युक्त जल से अनीमिया, सिर दर्द, मांसपेशियों की कमजोरी एवं मसूड़ों में नीलापन आदि प्रभाव दिखाई देते हैं। भारत के समुद्री जल में हानिकारक शैवाल प्रस्फुटन में हो रही है। इसका मुख्य कारण है ज्वार नदमुख से पोषकों का प्रस्राव, मानसून में भूमि से जल प्रवाह एवं समुद्र में उत्प्रवाह। पेयजल में निर्धारित सामान्य धातुओं की अधिकतम सांद्रता जो है, ये धातु और इनकी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, तो ये है आयरन की, ये 0.2 मिलीग्राम डीएम पर मीटर क्यूब, डीएम टू पावर -3। तो ये है Fe का 0.2 और Mn मैंगनीज का है 0.05, एल्यूमिनियम का है 0.2, कॉपर का है 3.0, जिंक का है 5.0, कैडमियम का है 0.005। जल प्रदूषण का नियंत्रण। तो भारत सरकार ने जल प्रदूषण को रोकने के लिए 1974 में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम को पारित किया था, जिसे 1988 में संशोधित किया गया। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण के नियंत्रण व रोकथाम हेतु विभिन्न अधिकार एवं दायित्व का प्रावधान किया गया। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण CGA का गठन 1985 में किया गया था, जिसे 1995 में नाम बदलकर राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण NRCA कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत 19 राज्यों के 121 शहरों की 40 नदियों के प्रदूषित भाग को शामिल किया गया था। नोट: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। 1948 में जेनेवा के एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का औपचारिक रूप से गठन किया गया था, जिसका उस समय वास्तविक नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। लेकिन 1982 में इस संगठन का नाम बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। अब बात करेंगे सॉइल पोल्यूशन की। तो प्राकृतिक स्रोत या मानव जनित कारकों या दोनों से मृदा की गुणवत्ता में ह्रास,
को मृदा प्रदूषण कहते हैं। उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रदूषण उत्पन्न करता है, जिसमें मृदा, जल तथा वायु प्रदूषण प्रमुख है। अकार्बनिक उर्वरक तथा कीटनाशक अवशेष मृदा के रासायनिक गुणों को बदल देते हैं तथा भूमि के जीवों पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो मृदा प्रदूषण के प्रभाव किस प्रकार है? तो मृदा प्रदूषण की वजह से क्या होता है, वनों में कमी आती है, और वनों में कमी आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा। मृदा प्रदूषण से सूक्ष्म जीवों की मृत्यु होगी, जिसकी वजह से खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा। मृदा प्रदूषण से मृदा अपरदन होगा, जिससे बाढ़ और सूखा दोनों चीजें आएंगी। मृदा प्रदूषण की वजह से मृदा का एसिडिफिकेशन होगा और मृदा अल्कलाइन हो जाएगी, मतलब एसिडिफिकेशन भी होगा और अल्कलाइनेशन भी होगा। मृदा अपरदन से पादपों के अंदर प्रदूषकों का प्रवेश होगा, खाद्य श्रृंखला के द्वारा, और फिर जीव जंतुओं में प्रवेश होगा। मृदा प्रदूषण की वजह से जल प्रदूषण होगा, लेड एवं आर्सेनिक से गंभीर बीमारियां होंगी। फिर मृदा प्रदूषण से क्या होगा, रसायन द्वारा उर्वरता का ह्रास होगा, फर्टिलाइजर से फसल की गुणवत्ता खराब होगी, और फिर राजस्व की हानि होगी। तो ये सारे इंपैक्ट्स पड़ते हैं सॉइल पोल्यूशन से। मृदा प्रदूषण से होने वाले रोग जो है ये एंथ्रेक्स पशुओं में, फिर हुकवर्म, टेटनस, आंत्र ज्वर, दस्त एवं पेचिस एवं मैनग्रीन। कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियान, फेरेट और ट्राइएजोफास ट्राइएजोफास आदि का इस्तेमाल पीड़कनाशी या कीटनाशक के रूप में कृषि में किया जाता है। इन रसायनों का खाद्य पदार्थों में संचयन होने से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसी कारण 9 अगस्त 2018 को अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश के आधार पर कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 18 कीटनाशकों को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। ये 18 कीटनाशी जो है ये है बेनोमाइल, कार्बराइल, डायजीनोन, फेनारीमोल, पेंथियन, लीनुरान, मेथॉक्सी एथिल मरकरी क्लोराइड, सोडियम साइनाइड, मेथिल पैराथियान, और फिर थियोमेटॉन, ट्राइडेमार्फ, ट्राइफ्लोरेन, अलाक्लोर, फिर डाइक्लोरवास, फोरेट, फास्फीमिडान, ट्राइएजोफॉस तथा ट्राइक्लोरोफॉन। तो ये 18 प्रदूषक जो है इनको बैन लगा दिया था अनुपम वर्मा समिति ने। ये 18 कीटनाशकों। लवणता की अधिकता वाली मृदा के सुधार के लिए वैज्ञानिकों के सुझाव के अनुसार जिप्सम तथा पाइराइड्स जैसे रासायनिक मृदा सुधारकों का प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे नॉइज पोल्यूशन की, ध्वनि प्रदूषण। तो उच्च तीव्रता वाली ध्वनि अर्थात अवांछित शोर के कारण मानव वर्ग में उत्पन्न अशांति और बेचैनी की दशा को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई निर्धारित की गई है। डेसिबल मापक 0 से प्रारंभ होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ध्वनि की उच्चता का स्तर दिन में 45 डेसिबल तथा रात में 35 डेसिबल निश्चित किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय निर्धारित ध्वनि तीव्रता स्तर 75 डेसिबल है। ये औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल एरियाज में। आवासीय क्षेत्रों में स्वीकार्य मानक ध्वनि तीव्रता जो है ये 55 डेसिबल है।
और 90 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि तरंग श्रवण शक्ति में ह्रास उत्पन्न करती है। नोट: पुलिस रेगुलेशन एक्ट 1861 के तहत त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर बजाने वाले संगीत की तीव्रता को नियंत्रित करने का अधिकार पुलिस अधीक्षक एसपी को है। विशालकाय हरे पौधे अधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रोपित किए जाते हैं, क्योंकि उनमें ध्वनि तरंगों के अवशोषण करने की क्षमता होती है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे जो हैं, ये ग्रीन मफलर कहलाते हैं। तेज ध्वनि के कारण नींद बाधित होने पर मेलाटोनिन का निर्माण में बाधा पहुंचती है। तो तेज ध्वनि के कारण नींद बाधित होती है और मेलाटोनिन का निर्माण जो है वो नहीं होता है, जिसकी कमी से शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र कमजोर होने लगता है। मानक ध्वनि का स्तर डेसिबल के अंदर। तो शांत क्षेत्र में दिन के टाइम 50 और रात के टाइम पे 40। आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 और रात के समय 45। वाणिज्य क्षेत्र में 65 और रात के समय में 55। औद्योगिक क्षेत्र में दिन के टाइम 75 और रात के टाइम पे 70। जेट एयरक्राफ्ट से उतरने या उड़ान भरने के समय बहुत अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो रेडियो सक्रिय पदार्थों के विकिरण से होने वाले प्रदूषण को रेडियोधर्मी प्रदूषण कहते हैं। इन पदार्थों से स्वतः रेडियोधर्मी विकिरण निकल रहा है, जैसे थोरियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम आदि। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन की इकाई रोंटजन है। रेडियोधर्मी प्रदूषण मापन की इकाई रोंटजन है। इसे रैम भी कहा जाता है। 20 मिली रैम तक का विकिरण जीवधारियों को कोई विशेष क्षति नहीं पहुंचाता, किंतु इससे अधिक का विकिरण जीवधारियों के लिए घातक होता है। विघटित रोग रेडियो सक्रिय नाभिक से उत्पन्न होने वाली विकिरण रेडियोधर्मी प्रदूषण का स्रोत है। यह विकिरण जीवों के ऊतकों एवं अंगों को क्षति पहुंचाकर उनकी कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न करते हैं। विकिरणों के प्रभाव से जीवों के आनुवंशिक गुणों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। मानवीय मूल के कारण घातक रेडियोधर्मी कण वातावरण में प्रविष्ट हो गए थे, जिसके कारण अनेक व्यक्ति हताहत हुए थे। रेडियोधर्मी प्रदूषण सभी जीवित प्राणियों, मानव, पशु एवं पौधों में आनुवंशिक परिवर्तन ला सकता है, रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है तथा अनेक प्रकार के कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग प्रायः ऊष्मीय प्रदूषण का कारक है। 6 अगस्त तथा 9 अगस्त 1945 को क्रमशः हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम का विस्फोट कर इन दोनों जापानी शहरों को नष्ट कर दिया था। रेडियोधर्मी विकिरणों के प्रभाव से लोग झुलस कर मर गए। जो जीवित बचे वह अपाहिज हो गए। आज 75 साल बाद भी हिरोशिमा और नागासाकी में विकिरण के प्रभाव से अपंग पैदा हुए लोग देखे जा सकते हैं। ज्ञातव्य है कि रेडियोधर्मी विकिरण का प्रभाव कई हजार वर्षों तक रहता है। सभी प्रदूषणों में रेडियोधर्मी प्रदूषण सबसे अधिक घातक होता है, क्योंकि इसके प्रभाव से जल, वायु एवं मृदा तीनों प्रदूषित होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण स्वयं में प्रदूषण कारक एवं प्रदूषण दोनों है। नोट: अमेरिकी खाद्य और औषधि प्रशासन ने दिसंबर 2001 में घोषणा किया था कि यदि अमेरिका पर परमाणु बम से हमला होता है तो उससे निकलने वाले नाभिकीय विकिरण अपवाद
अवपात से बचने के लिए सभी नागरिक पोटेशियम आयोडाइड की गोलियों का सेवन करें। पोटेशियम आयोडाइड नाभिकीय विकिरण अवपात से थायराइड की रक्षा करता है, विशेषकर बच्चों की, जो कि शीघ्र ही विकिरण के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। पोटेशियम आयोडाइड। ओजोन परत एवं हरित गृह प्रवाह। तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। यह परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। नोट: समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का निर्माण मुख्यतः अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, तो पराबैंगनी विकिरण द्वारा होता है। यह संपूर्ण क्रिया दो चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के अंतर्गत सूर्य के प्रकाश में उपस्थित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें ऑक्सीजन अणु O2 पर प्रहार कर उसे दो परमाणुओं में तोड़ती हैं। दूसरे चरण में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन अणु से क्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है। यह क्रिया निरंतर तब तक चलती रहती है जब तक समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों उपस्थित रहती हैं। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई मौसम के हिसाब से बदलती रहती है। बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज्यादा होती है और वर्षा ऋतु में सबसे कम रहती है। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम होती है। ओजोन परत के डॉप्सन इकाई ओजोन परत को डॉप्सन इकाई में मापा जाता है। एक डॉप्सन इकाई 0 डिग्री तथा 1 एटीएम दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है। एक डॉप्सन इकाई 0 डिग्री तथा 1 एटमॉस्फेयर दाब पर शुद्ध ओजोन की 0.01 मिलीमीटर की मोटाई के बराबर होती है, यानी 100 डॉप्सन 100 डॉप्सन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर। ओजोन की मात्रा सुबह 8 बजे से बढ़ना तथा शाम 6 बजे से घटना प्रारंभ हो जाती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाती है, जिन्हें फ्रियोन भी कहा जाता है। ये यौगिक अक्रिय अज्वलनशील विषहीन कार्बनिक यौगिक है, जिसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि में तथा प्लास्टिक फोम के निर्माण एवं कंप्यूटर उद्योग में कंप्यूटर के पुर्जों की सफाई करने में होता है। CFCs एक बार वायुमंडल में उत्सर्जित होने पर वायुमंडल की अन्य गैसों से मिश्रित होकर सीधे समताप मंडल में पहुंच जाती है। समताप मंडल में यह शक्तिशाली विकिरणों द्वारा विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक उत्सर्जित करते हैं, जो ओजोन को विखंडित करते हैं। इस प्रकार CFC समताप मंडल में क्लोरीन मूलकों को उत्पन्न करने वाले एवं ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले परिवहनीय कारक है। अन्य ओजोन रिक्ति कारक हेलांस व कार्बन टेट्राक्लोराइड है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन को ऑक्सीजन में विघटित कर देती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अनुसार CFC हेलॉन्स एवं अन्य ओजोन रिक्ति कारक रसायनों जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड के उत्पादन पर रोक लगा दी गई है। हेलॉन ब्रोमीन युक्त हेलॉन गैस का निर्माण सर्वप्रथम अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के समय टैंकों में अग्निशमन के लिए किया था। हेलॉन गैसों का जीवन काल 65 वर्ष होता है, अर्थात ये वायुमंडल में 65 वर्ष तक बनी रह सकती हैं।
ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन मैत्री कारक पदार्थ ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंसेस ओएफएस कहलाते हैं। जैसे HCFC, HBFC, HFC 134A आदि। ओजोन आंख के रोग, खांसी व सीने का दर्द उत्पन्न करती है। इस प्रकार प्रदूषित वायु मनुष्यों में एक्जिमा, मुहासे तथा एंथ्रेक्स आदि रोग उत्पन्न करती है। वायु में अत्यधिक ओजोन वायु में अत्यधिक ओजोन दमा, अस्थमा तथा फेफड़े की बीमारी का कारण बन सकती है। जमीनी स्तर पर ओजोन प्रकाश रासायनिक ध्रुव फोटोकेमिकल स्मॉग के प्रमुख घटकों में से एक है। धूप के मौसम में ओजोन प्रदूषण का स्तर उच्चतम होता है। नोट: सन 1980 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका पर कार्य करते हुए दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन परत के क्षय, जिसे सामान्य रूप से ओजोन छिद्र कहा जाता है, के बारे में बताया। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश सितंबर एवं अक्टूबर माह में होता है। वायुमंडल के ध्रुवीय भागों में ओजोन का निर्माण धीमी गति से होता है, अतः ओजोन के क्षरण का सर्वाधिक प्रभाव ध्रुवों पर के ऊपर परिलक्षित होता है। वियना प्रोटोकॉल। तो वियना सम्मेलन जो है ये ओजोन क्षरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सर्वप्रथम प्रयास संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के तत्वावधानों में 1985 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संपन्न सम्मेलन में हुआ था। इस सम्मेलन में ओजोन क्षयकारी पदार्थों का उत्पादन कम करने का विचार विमर्श किया गया। मॉन्ट्रियल समझौता ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने तथा ओजोन क्षरण को रोकने के उद्देश्य से 1987 में 27 औद्योगिक देशों, वर्तमान में 175 से अधिक देशों ने मॉन्ट्रियल शहर में अंतरराष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे मॉन्ट्रियल समझौता के नाम से जाना जाता है। ओजोन की परत को बचाने के लिए यह पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता था जो 16 सितंबर को हस्ताक्षरित हुआ। अतः 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता 1 जनवरी 1989 से लागू हुआ। क्योटो प्रोटोकॉल। तो संयुक्त राष्ट्र की पहल पर ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए 1992 में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC अस्तित्व में आया। UNFCCC के प्रयास से जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया और यह 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ। यह एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है। इसके अंतर्गत विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कटौती की सीमा तय की गई। क्योटो प्रोटोकॉल का अंतिम उद्देश्य ऐसी हर मानवीय गतिविधियों पर रोक लगाना है जिससे पर्यावरण के लिए खतरा पैदा होता है। सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से त्वचा कैंसर, मेलानोमा होने का खतरा रहता है। अधिक समय तक सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों के शरीर पर पड़ने पर डीएनए में आनुवंशिक उत्परिवर्तन हो सकता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सामान्यतः 3 वर्गों में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी में बांटा जा सकता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ए और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन सी भी अत्यंत घातक होती है, परंतु वह पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। हरित गृह प्रभाव। तो अल्ट्रावायलेट ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो वायुमंडल में गैसों के असंतुलन से पृथ्वी द्वारा सूर्य की किरणों का अवशोषण अधिक मात्रा में
होने लगता है, जिसके कारण पृथ्वी तेजी से गर्म होने लगती है। पृथ्वी के गर्म हो जाने की यह प्रक्रिया हरित गृह प्रभाव प्रभाव कहलाती है। वैज्ञानिक परिवेश में हरित गृह प्रभाव को निम्न रूप से परिभाषित किया जा सकता है। वायुमंडल में मानव जनित कार्बन डाइऑक्साइड के आवरण प्रभाव के कारण पृथ्वी की सतह को प्रगामी तापन को हरित गृह प्रवाह प्रभाव कहते हैं। वर्तमान में पृथ्वी की सतह के तापमान में हो रही वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण हरित गृह प्रवाह प्रभाव है। हरित गृह हरित गृह ऊष्मा रोधी दीवारों वाले ऐसे कमरे होते हैं जिनकी छतें कांच अथवा पारदर्शी प्लास्टिक से बनी होती है। सूर्य का प्रकाश कांच की दीवार को पार करता हुआ इस कमरे में प्रवेश कर जाता है। इस कांच के कमरे से ऊष्मा बहुत कम मात्रा में बाहर निकल पाती है, क्योंकि बाहर निकलने वाली अ, अवरक्त किरणें कांच की दीवार को पार नहीं कर पाती। इस उपागम से कमरे के तापमान में वृद्धि हो जाती है। इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश कमरे में रुक जाने से शीत के मौसम में भी बाहरी वातावरण की अपेक्षा कमरे में इतना अधिक तापमान हो जाता है कि कमरे के अंदर ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाली सब्जियां उगाई जा सकती हैं। हमारी पृथ्वी भी हरित गृह की तरह व्यवहार करती है, क्योंकि उसके चारों ओर कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का आवरण है, जो सूर्य की अवरक्त किरणों को तो पृथ्वी तक आने देती है, लेकिन पृथ्वी से निकलने वाली अवरक्त किरणों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित कर देती है, जिससे धरातलीय सतह निरंतर गर्म होती रहती है। हरित गृह की विशेषता वाली गैसें पृथ्वी के लिए कंबल का कार्य करती हैं। हरित गृह प्रभाव वाली गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जल वाष्प, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ट्राई फ्लोरोमेथाइल सल्फर पेंटाफ्लोराइड। गौण हरित गृह गैसों के अंतर्गत हैलोजनित गैसों यथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तथा हैलोन को सम्मिलित किया जाता है। इन गैसों का वायुमंडल में विमोचन रेफ्रिजरेटर, वातानुकूल, अग्निशामक उपकरणों, प्रसाधन सामग्रियों, प्लास्टिक फोम आदि के उपयोग के दौरान होता है। तो अब बात करेंगे हम विविध मिसलेनियस जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन संधियां एक दृष्टि में तो सम्मेलन है, वर्ष है और विशिष्ट तथ्य। तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये स्वीडन में 1972 में हुआ था। इसे पर्यावरण का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP की स्थापना हुई थी और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने का संकल्प पारित हुआ था। हेलसिंकी सम्मेलन ये फिनलैंड में है 1974 में सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए। लंदन सम्मेलन 1975 समुद्री कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध। यूरोपीय वन्य जीव एवं प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1979 में किया गया था और प्रजाति संरक्षण की प्रतिबद्धता की गई थी। वियना सम्मेलन ये ऑस्ट्रिया में 1985 में ओजोन स्तर के संरक्षण की प्रतिबद्धता। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये 1987 में कनाडा में और ओजोन परत के संरक्षण हेतु प्रथम अंतरराष्ट्रीय समझौता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। परिणामतः 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। रियो सम्मेलन ब्राजील में हुआ था, पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं 1992 में, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेतु एजेंडा 21 स्वीकृत किया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन तो की स्थापना की गई। न्यूयॉर्क सम्मेलन 1997 में ये एजेंडा 21 के लागू करने संबंधी कार्यक्रम पर आम सहमति बनी।
नैरोबी घोषणा पत्र ये 1997 अंतरराष्ट्रीय संधियों का प्रभावकारी क्रियान्वयन था। क्योटो प्रोटोकॉल ये 1997 में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती करके भूमंडलीय तापन को कम करना है। और ये क्योटो प्रोटोकॉल को ही पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन भी कहते हैं। अच्छा, ये पृथ्वी प्लस 5 सम्मेलन अलग है और ये वर्ष 1990 के स्तर में 5% की कटौती का निर्णय लिया गया। सिएटल सम्मेलन जो है 1999 में विश्व व्यापार को पर्यावरणीय व सामाजिक नीतियों के दायरे में लाया गया। माल्मो घोषणा पत्र जो है ये 2000 में, ईयर 2000 में पर्यावरण संरक्षण में निजी क्षेत्र की भूमिका पर विचार। फिर इन्फोरेटा डबलिन आयरलैंड ये ईयर 2000 में पर्यावरण सूचना का विस्तार करने पर सहमति। जोहानसबर्ग रियो प्लस 10 सम्मेलन, पृथ्वी प्लस 10 सम्मेलन भी कहते हैं इसको, ये 2002 में, इसे द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। सतत विकास पर विशेष बल, गरीबी उन्मूलन हेतु विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति की गई। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये 2004 में हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और 12 खतरनाक जैव कीटनाशक एवं औद्योगिक प्रदूषकों को प्रतिबंधित करने पर सहमति बनी थी स्टॉकहोम कन्वेंशन में। मॉन्ट्रियल सम्मेलन कनाडा ये 2005 में, और विकसित देशों द्वारा वर्ष 2012 तक ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करके वर्ष 1990 के स्तर तक लाने पर सहमति हुई थी। नूसा दुआ सम्मेलन इंडोनेशिया, नूसा दुआ सम्मेलन ये 2007 में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर वर्ष 2050 तक वर्ष 2000 तक के स्तर पर लाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। कोपेनहेगन सम्मेलन ये डेनमार्क, और ये 2009 में कॉप 15 के इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों ने स्वेच्छा से कार्बन उत्सर्जन में 20 से 25% तक की कटौती का निर्णय लिया है। कम कार्बन अर्थव्यवस्था परिकल्पना। कानकुन सम्मेलन ये मैक्सिको में हुआ था और ईयर 2010 में $100 अरब से हरित जलवायु कोष ग्रीन क्लाइमेट फंड स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। डरबन सम्मेलन ये कॉप 17 दक्षिण अफ्रीका में 2011 में, और ये ग्रीन क्लाइमेट फंड पर विस्तृत चर्चा हुई थी। दोहा सम्मेलन कॉप 18 कतर में, और ये 2012 में क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म CDM के अंतर्गत प्रदूषण कम करने का प्रयत्न था। रियो प्लस 20 सम्मेलन ब्राजील, पृथ्वी 20 सम्मेलन 2012 पृथ्वी सम्मेलन के 2 दशक पूरा होने के उपलक्ष्य में संयुक्त राष्ट्र का सतत विकास सम्मेलन संपन्न, जिसमें द फ्यूचर वी वांट मसौदा प्रस्तुत किया गया था और हरित व्यवस्था पर बल दिया गया था। अब बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय सम्मेलन संधियां एक दृष्टि में। तो वार्सा सम्मेलन ये कॉप 19 पोलैंड 2013 में, और ग्रीन क्लाइमेट फंड बनाने पर सहमति बनी। लीमा सम्मेलन ये कॉप 20 पेरू में 2014 में, वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पेरिस सम्मेलन कॉप 21 फ्रांस 2015, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि। और बाब इदली सम्मेलन ये मोरक्को में कॉप 22 2016, हमारी जलवायु और सतत विकास के लिए माराकेश कार्यवाही की उद्घोषणा प्रस्तुत की गई। फिर 27वां है बॉन सम्मेलन, ये कॉप 23 जर्मनी में हुआ था 2017 में, और फीजी मोमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन प्रस्तुत किया गया। फिर क्रोटोविस सम्मेलन कॉप 24 पोलैंड में, और 2018-2015 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर सहमति बनी। मैड्रिड सम्मेलन ये कॉप 25 स्पेन ये 2019 में, यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय ग्रीन डील नामक दस्तावेज प्रस्तुत किया।
अगला जो सेक्शन है इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पुरस्कारों के बारे में। तो अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय पुरस्कार जो है, तो राइट लाइवलीहुड पुरस्कार, इसमें 2.8 लाख डॉलर दिया जाता है, स्थापना वर्ष 1980, और राइट लाइवलीहुड सोसाइटी लंदन के द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण एवं सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान हेतु 2019 में इस पुरस्कार को आमिनाटो हैदर पश्चिम सहारा, गोवा जियामी चाइना, ग्रेटा थुनबर्ग स्वीडन एवं देवी कोपेनवा ब्राजील को प्रदान किया गया था। टाइलर पुरस्कार, ये 2.0 लाख डॉलर जो है दिए जाते हैं, और स्थापना वर्ष 1973, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा। गोल्डमैन पुरस्कार 2.0 लाख डॉलर, ये 1989 से दिया जा रहा है गोल्डमैन फाउंडेशन के तहत। और फिर उसके बाद ग्लोबल 500 पुरस्कार 1987 से दिया जा रहा है यूएनईपी के द्वारा। और पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु 2003 में विंध्येश्वरी पाठक को दिया गया था। गोल्डन पांडा पुरस्कार, ये 1982 से दिया जा रहा है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन चैरिटी ब्रिस्टल यूके के द्वारा दिया जा रहा है इसको। एशडेन पुरस्कार 2001 से दिया जा रहा है रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन के द्वारा। सासाकावा पुरस्कार $50,000 दिए जा रहे हैं इसमें, और 1986 से यूएनईपी के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन 1956 से WMO के द्वारा दिया जाता है। विटली पुरस्कार 1994 से दिया जा रहा है WFN के द्वारा। यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ, ये 2020 से दिया जा रहा है यूएनईपी के द्वारा। जीडी बिरला पुरस्कार, अच्छा ये जो राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार है उनको देख रहे हैं। तो जीडी बिरला पुरस्कार 2.2 लाख रुपए दिए जाते हैं 1991 से, और जीडी बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को उनकी विगत 5 वर्ष की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रदान किया जाता है। फिर इंदिरा गांधी पुरस्कार, ये संगठन श्रेणी में 5 लाख रुपए प्रत्येक के 2 पुरस्कार, व्यक्ति श्रेणी में 3 यथा 5 लाख, 3 लाख एवं 2 लाख, और 1987 से दिया जा रहा भारत सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, ये 2.5 लाख रुपए 1986 से, और पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार देती है इसको। महावृक्ष पुरस्कार 25,000 रुपए 1993-1994, और राष्ट्रीय वनारोपण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है। विशिष्ट वैज्ञानिक पुरस्कार, ये 20-20 हजार रुपए के 2 पुरस्कार है 1991-92, और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार। राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 1 लाख रुपए, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार। राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण पुरस्कार 1 लाख रुपए 1992, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार। बाइनियल पुरस्कार, और ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के द्वारा। और गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट 2020 इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स। और लास्ट में ये प्रमुख वन्य जीव संस्थान एक दृष्टि के अंदर, तो भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है? कोलकाता में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। हिमालयी पर्यावरण एवं विकास का गोविंद वल्लभ पंत संस्थान, ये अल्मोड़ा उत्तराखंड। इंडियन फॉरेस्ट कॉलेज, ये उत्तराखंड देहरादून। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून उत्तराखंड। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, ये नई दिल्ली में है। इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में है। भारतीय वनस्पति उद्यान कोलकाता में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र SACON कोयम्बटूर तमिलनाडु में है।
राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय, ये नई दिल्ली में है। नीरी राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान, ये नागपुर महाराष्ट्र। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे विशाल संग्रहालय इंडियन म्यूजियम कोलकाता में है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी 1983 महाराष्ट्र में है। मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, ये चेन्नई तमिलनाडु में है। भारत का सबसे विशाल मछली घर फ्रेश वाटर, ये कहाँ है? रांची झारखंड में। भारत का सबसे विशाल चिड़ियाघर जो है जूलॉजिकल गार्डन अलीपुर कोलकाता में है। भारत का सबसे विशाल पक्षी उद्यान, ये भरतपुर राजस्थान में है। विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर घर, ये क्रूजर दक्षिण अफ्रीका में है। विश्व का सबसे अधिक जंतु संग्रह वाला जंतु उद्यान, ये बर्लिन जूलॉजिकल गार्डन जर्मनी में है। तो आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आपको चीजें अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन। थैंक यू।